इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से वरिष्ठ अधिवक्ता जफर याब जिलानी का निधन हुआ है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव थे जिलानी। तो आपको बता दें कि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक भी थे। तो वरिष्ठ अधिवक्ता जफर याब जिलानी का निधन हुआ है। आपको बता दें कि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वो संयोजक भी थे। तो साथ ही यूपी के अपर महाधिवक्ता रह चुके हैं जिलानी। लंबे समय से बीमार चल रहे थे जफर याब जिलानी। तो निशातगंज अस्पताल में जिलानी ने अंतिम सांस ली। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अस्पताल पहुंचे। वही वरिष्ठ अधिवक्ता जफर याब जिलानी का निधन हुआ है। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव थे जिलानी। बाबरी समय से बीमार चल रहे थे जफर याब जिलानी। निशातगंज अस्पताल में जिलानी ने अंतिम सांस ली, जिसके बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी अस्पताल पहुंचे। वरिष्ठ अधिवक्ता जफर याब जिलानी का निधन हो गया है। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव थे जिलानी। एक बड़े इंसान, एक बड़ी शख्सियत जिसने अपनी कौम के लिए और समाज के लिए लगा दिया पूरा जीवन। मैं बहुत दिनों से जानता था उनको। वो नेताजी से जब मिलने आते थे और उसी समय मेरा उनसे परिचय हुआ था। जब भी वो मिले तो अपने लोगों की हमेशा फिक्र रखते थे। उनके बीच जो बातें हैं, क्या चल रहा है समाज, किस तरीके से उनके साथ दुख है, क्या परेशानी है, उसका कैसे समाधान हो, हमेशा अपने लोगों की मदद के लिए और समाज और देश कैसे आगे बढ़े, समाज कैसे एकजुट रह कर के आगे बढ़े, हमेशा इस बात की फिक्र रखते थे। एक बड़े इंसान को हम लोगों ने खोया है, दुख है, और ये ऐसा दुख है जो भरा नहीं जा सकता। ऐसे लोग दोबारा लौट के नहीं आते। हम लोगों को बहुत सिखा के गए हैं, उनसे बहुत सीखा है हम लोगों ने, और मुझे उम्मीद है उनके घर परिवार के लोग उसी रास्ते पे चलेंगे जिस तरीके से जफर याब जिलानी साहब जीवन भर अपने लोगों के साथ खड़े रहे। प्रदेश के जाने माने अधिवक्ता जफर याब जिलानी साहब का कुछ देर पहले ही देहांत हो गया। इसी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांसें ली। कुछ देर पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी उनके परिवार को सांत्वना देने यहाँ पहुंचे थे। जफर याब जिलानी पूर्व सरकार में अपर महाधिवक्ता भी रहे। इसके अलावा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में सेक्रेटरी थे। काफ़ी बड़ा कद था उनका। अधिवक्ता समाज में एक क्षति ज़रूर हुई है, और ख़ासकर यहाँ पर आप देखेंगे तस्वीरों में कि ज़्यादातर यहाँ पे अधिवक्ता उस परिवार को सांत्वना देने पहुँचे हैं। और बड़ी बात ये भी है कि वो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के भी मेंबर थे, और उसके लिए भी उन्होंने एक बड़ी लड़ाई लड़ी। फिलहाल उनके देहांत के बाद एक क्षति मानी जा रही है, लेकिन परिवार में दुख है, और इस बात को लेकर एक लंबी बीमारी से क्योंकि वो जूझ रहे थे एक लंबे समय से। फिलहाल उनके देहांत के बाद कई बड़ी हस्तियां उनको सांत्वना देने उनके परिवार को पहुंच रहे हैं। कैमरा पर्सन रियाज के साथ डॉक्टर जनता टीवी लखनऊ। तो यूपी के अपर महाधिवक्ता रह चुके हैं जिलानी। वहीं आपको बता दें कि लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे, जिसके बाद उनका अब निधन हो चुका है। तो वहीं जहां अस्पताल में अखिलेश यादव भी पहुंचे, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव थे जफर याब जिलानी। तो यूपी के अपर महाधिवक्ता भी रह चुके हैं जिलानी। बीते कुछ दिनों से वो बीमार चल रहे थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो लालबाग स्थित निशात हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांसें ली। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वो सचिव रहे। तो साथ ही आपको बता दें कि आज जहां उन्होंने अस्पताल में अंतिम सांसें ली, जिसके बाद अखिलेश यादव भी अस्पताल पहुंचे। तो लंबे समय से जफर याब जिलानी बीमार चल रहे थे। वैसे खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़ गए। तौकीर, सबसे पहले जानना चाहेंगे जफर याब जिलानी का निधन हो क्या है? आज उनके करीबी, उनके जो समर्थक थे, उनके लिए एक बेहद दुख की घड़ी। जी बिल्कुल, देखिए जफर याब जिलानी काफी एक्टिव लॉयर कहलाते थे। वो कई मामलों में मुखर होकर बोलते थे, और सबसे बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी में वो अपर महाधिवक्ता भी रहे, यानी कि उनका कद समाजवादी पार्टी में बहुत बड़ा था। अखिलेश यादव ने भी इस बात का जिक्र किया कि मुलायम सिंह के वो करीबी थे, और समाज और जो जनता है उसके हितों के लिए वो अक्सर चर्चा करते थे।
और मुलायम सिंह यादव ने ही अखिलेश यादव की मुलाकात कराई थी जफरयाब जिलानी से, यानी कि समाजवादी पार्टी में जिस समय मुलायम सिंह यादव पूरी बागडोर संभाल रहे थे, उस समय जफरयाब जिलानी जैसे कई उनके साथी थे जो लीगल मैटर्स में मदद करते थे मुलायम सिंह यादव की। अब आप देखेंगे कि जो जिस तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात की जा रही है, उसमें ये दूसरे ऐसे सचिव हैं जिनकी मौत हुई है इधर हाल ही में, और उनके निधन के बाद अब वहां पर 2 लोगों की मौत हो चुकी है। यानी कि इससे पहले एक नदवा कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उनका देहांत हुआ था, उसके बाद जफरयाब जिलानी। और एक तरफ वहां पर इलेक्शन भी होना है और चुनाव होना जा रहा है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष चुना जाना है, 4 दिन बाद इसका चुनाव है, यानी कि 4 दिन बाद बोर्ड को एक नया अध्यक्ष भी मिल सकता है। तो फिलहाल इस तरह की लोगों का चले जाना बिल्कुल समाज के लिए एक क्षति मानी जाती है। अखिलेश यादव ने भी यह बात कही कि इस तरह के लोग जो समाज के लिए काम करते रहते हैं और जो गरीब तबका है उसकी लड़ाई लड़ते हैं, ऐसे लोगों का जाना कहीं ना कहीं समाज के लिए एक क्षति है। फिलहाल उनके जाने के बाद अस्पताल में कई ऐसे लोग पहुंच रहे हैं जो जफरयाब जिलानी के करीबी माने जाते थे। कई ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो भले ही सत्ता में बैठे हों या अलग अलग दलों में हो, वो भी लोग बताए जा रहे हैं कि वो लोगों का आना का सिलसिला भी शुरू हो गया है। अभी कुछ देर बाद उनके घर पर ये अंतिम दर्शन के लिए वहां पर शव रखा जाएगा, उसके बाद आगे की प्रक्रिया की जाएगी। जी बिल्कुल, तौकीर अर्जुन के परिवार के लिए, उनके करीबियों के लिए, उनके जो समर्थक थे उनके लिए आज जो है बेहद ही दुख की घड़ी है। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव वो रह चुके थे और अब उनका निधन हो गया। वही रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें, गाजीपुर से बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी दोष मुक्त करार। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे, जहां पर कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोष मुक्त किया है। तो हत्या के प्रयास के मुकदमे में मुख्तार अंसारी को दोष मुक्त करार दिया गया है। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि मोहम्मदाबाद कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था, 120B के तहत मुख्तार पर मुकदमा दर्ज किया गया था। तो वहीं आपको बता दें कि अब मुख्तार अंसारी को दोष मुक्त कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे, मुख्तार अंसारी दोष मुक्त करार। हत्या के प्रयास में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिस पर अब गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए मुख्तार अंसारी को दोष मुक्त करार दिया है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी। तो हत्या के प्रयास में मुकदमे में मुख्तार अंसारी को दोष मुक्त करार दिया गया है। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में आज जहां फैसला सुनाया गया, वहीं आपको बता दें कि हत्या के प्रयास में मुख्तार अंसारी पर मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद आज कोर्ट ने दोष मुक्त करार दे दिया है। तो एक बड़ी राहत मुख्तार अंसारी को, क्योंकि हत्या के प्रयास में जो मुकदमा दर्ज था उस पर अब एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोष मुक्त करार दिया है। देखिए, आज जो मामला था उसमें आज फैसले की तारीख लगी थी। वो मामला जो है 2009 में एक 307 का मुकदमा थाना मोहम्मदाबाद में कायम हुआ था और मुख्तार अंसारी जो है वो 25 अक्टूबर 2005 से ही गाजीपुर जिला जेल में निरुद्ध थे और ये घटना 2009 में हुई कही जाती है, जिसमें कि जेल में रहते हुए 120B में उनको अभियुक्त बना दिया गया था, जबकि वो एफआईआर में नामजद भी नहीं थे। बाद में जो है पुलिस द्वारा उनको 120B का आरोपित अभियुक्त बना दिया गया था, जिसमें कि माननीय न्यायाधीश महोदय एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा आज 120B में मुख्तार अंसारी को दोष मुक्त कर दिया गया है। ये जो मामला था जो आप बता रही है, मोहम्मदाबाद थाने में किसने उनके खिलाफ किया था? ये एक मीर हसन नाम के व्यक्ति हैं मोहम्मदाबाद के, जिन्होंने एफआईआर कायम करवाई थी। वो मुकदमा के वादी थे और उन्होंने ही एफआईआर में लिखवाया था और वो अज्ञात में इनका नाम जो है नेम्ड नहीं थे। मुख्तार अंसारी उस एफआईआर में नेम्ड नहीं थे। ये क्या किस अदालत ने इस फैसले को दिया है? ये माननीय न्यायाधीश महोदय एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा आज फैसला दिया गया है। ये गैंगस्टर का मामला था या प्लेन मुकदमा, मतलब रेगुलर मुकदमा था? जी, रेगुलर मुकदमा था या गैंगस्टर का मामला था? नहीं, ये 307 आईपीसी का मामला था, जिसमें 120B के अभियुक्त मुख्तार अंसारी को बनाया गया।
वैसे खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़ गए। तौकीर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, मुख्तार अंसारी को दोषमुक्त करार दिया गया है, क्या ये पूरा मामला था जिसमें उन्हें दोषमुक्त करार दिया गया है? देखिए, पूरा मामला 2009 का था जिसमें मीर हसन नाम के एक युवक ने हत्या के प्रयास का मुकदमा लिखाया था सोनू यादव के खिलाफ, और सोनू यादव ने से पूछताछ के दौरान पुलिस को तथ्य मिले थे। उसके बाद 2010 में मुख्तार अंसारी का नाम इस हत्या के प्रयास के मामले में जोड़ा गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुख्य आरोपी था सोनू यादव, उसको कोर्ट ने जी भी इस केस से बरी किया गया है, उन्हें दोषमुक्त करार दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि मुख्तार अंसारी की जो मुश्किलें हैं वो कम नहीं होने वाली हैं, क्योंकि अभी एक मामला ऐसा और भी है जो करंडा थाने में लिखा गया था और 2009 में ही लिखा गया था, और कपिल देव नामक युवक की एक हत्या हुई थी। उस मामले में भी इनको 120 यानी कि षड्यंत्र का आरोपी माना गया था मुख्तार अंसारी को, और अब यानी कि 4 दिन बाद अभी 20 मई को एक उसमें भी फैसला आना है, और 20 मई को क्या होगा वो जरूर मुख्तार अंसारी की निगाहें उस पर टिकी होंगी, क्योंकि वो हत्या का मामला था। वैसे में क्योंकि अगर सजा का ऐलान होता है तो मुश्किल जरूर मुख्तार अंसारी की बढ़ाएगा। लेकिन फिलहाल आज राहत वाली बात है मुख्तार अंसारी के लिए, क्योंकि एक मामले में उनको राहत मिली है। फिलहाल उसी मामले में गैंगस्टर चार्ट जो बनाया गया था 2000 इस मामले में, सोनू यादव के मामले में, उस गैंगस्टर चार्ट में इनको साजिश रचने का आरोपी माना गया था मुख्तार अंसारी को। उस मामले में आज उनको राहत मिली है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद तौकीर आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं रुक करेंगे अगली बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा में पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, एसओजी के साथ मिलकर ऐतिहासिक बरामदगी की गई है। लगभग 200 करोड़ रुपए की नारकोटिक्स बरामद हुई है। अफ्रीकी मूल के अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया गया, और साथ ही आपको बता दें कि पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी इस पूरे मामले को लेकर। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। नोएडा में पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है, एसओजी के साथ मिलकर एक ऐतिहासिक बरामदगी की गई है। लगभग 200 करोड़ रुपए की नारकोटिक्स बरामद हुई है, और साथ ही आपको बता दें कि अफ्रीकी मूल के अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह कुछ ही देर में इस पूरे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां नोएडा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। तो एसओजी के साथ मिलकर ऐतिहासिक बरामदगी की गई है। लगभग 200 करोड़ रुपए के नारकोटिक्स जो है वो बरामद की गई है, और साथ ही आपको बता दें कि पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह इस मामले को लेकर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी। तो बरामद की गई नारकोटिक सामग्री की कीमत जो है वो 200 करोड़ रुपए के पार बताई जा रही है। लगभग 200 करोड़ रुपए की नारकोटिक्स जो है वो बरामद की गई है, और अफ्रीकी मूल के अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं इस पूरे मामले में अभी कुछ ही देर में पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का, प्रयागराज से बड़ी खबर, अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। जांच के लिए एसआईटी करवाएगी जांच। वहीं आपको बता दें कि जांच के लिए जो एसआईटी गठित की गई है, अब वो इस पूरे मामले की जांच करवाएगी। तीनों शूटर्स का लाई डिटेक्टर टेस्ट और नार्को टेस्ट किया जाएगा। इसके अलावा सवालों के जवाब ना मिलने के बाद ये कवायद जो है वो शुरू की गई है। लाई डिटेक्टर टेस्ट के बाद सच सामने आएगा तो कॉलविन हॉस्पिटल में अतीक अशरफ की हत्या हुई थी, और जहां लगातार इस मामले को लेकर जो टीम है वो लगातार वहां पर जांच कर रही है, और ऐसे में अब जांच के लिए एसआईटी जो गठित की गई है वो अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। तो वहीं आपको बता दें कि तीनों आरोपियों का नार्को टेस्ट भी करवाया जाएगा। वैसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सैयद मोहम्मद आमिर हमारे साथ जुड़ गए। सैयद, जिस तरह से बताया जा रहा है कि अब अतीक अशरफ हत्याकांड मामले में जो एसआईटी गठित की गई थी वो अब इस पूरे मामले की जांच करेगी, क्या पूरी अपडेट मिल रही है? जी बता दें आपको कि जहां अतीक अशरफ हत्याकांड में 2 पुलिस की एसआईटी गठित की गई है, और साथ ही न्यायिक आयोग भी इस पर जांच कर रही है। न्यायिक आयोग की टीम जो है प्रयागराज पहुंची है, तीसरी बार प्रयागराज पहुंची है, और सबसे बड़ी बात है अब लाइव डिटेक्टर टेस्ट और नार्को टेस्ट कराने की पुलिस भी तैयारी कर रही है। ऐसे में क्योंकि जहां इनको बोगी ने पिस्टल सनी को दी थी और सनी पिस्टल लेकर यहाँ आ गया था प्रयागराज तुर्की गैंग पिस्टल थी, और ऐसे में ठिकाना पिस्टल से ही अतीक की हत्या की गई थी। सबब को फायर की थी, जिसके बाद इन्होंने कहा था कि इन्होंने अपना नाम पैदा करने के लिए इस तरह की हत्या की है, और इन्होंने कबूला था, मगर पुलिस को कहीं ना कहीं शक है, और पुलिस अब लाइव डिटेक्टर टेस्ट और नार्को टेस्ट कराना चाहती है, जिससे हत्या के पीछे कौन लोग थे, क्या वजह थी, ऐसी चीजें जो तथ्य है वो सामने आ सके।
फिलहाल अभी न्यायिक आयोग की टीम, पुलिस और डॉक्टरों की टीम और पत्रकारों से पूछताछ कर रही है और ऐसे में पुलिस की ये कवायद की तैयारी तेज कर दी गई है, क्योंकि एसआईटी के डीसीपी सतीश चंद इसको देख रहे हैं और ऐसे में अब इसकी तैयारी पूरी तरह से कर ली गई है। जल्द ही लाइव डिटेक्टर टेस्ट और नार्को टेस्ट पुलिस कराएगी, क्योंकि लवलेश, सनी और जो इनमें तीनों अभियुक्त हैं, इनका लाइव टेस्ट होने के बाद ही ये सारी चीजें स्पष्ट हो पाएगी कि हत्या का कारण क्या था। जी बिल्कुल सैयद, और कहीं ना कहीं लाई डिटेक्टर टेस्ट होने के बाद जो टीम है उसको भी एक बड़ी मदद मिलेगी, सच का खुलासा हो पाएगा और आखिर इस हत्याकांड के पीछे क्या वजह थी वो भी खुल के सामने आ पाएगा। जी बता दें कि जिस तरह से लाइव टेस्ट होगा उसके बाद कहीं ना कहीं जो भी इसके पीछे षड्यंत्र कर रहे थे, क्योंकि जब अतीक गाड़ी से उतरा था कहा गया कि अतीक अब इशारा कर, तो बहुत सारी चीजें तरह तरह की बातें सामने निकल के आई थी, मगर लाइव डिटेक्टर और नार्को टेस्ट के बाद ये सारी चीजों से जो पर्दा हट जाएगा कि इसके पीछे क्या कारण था और सारी चीजें जो भी है पानी की तरह साफ हो जाएंगी। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सैयद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अतीक अशरफ हत्याकांड मामले में जहां अब जो गठित की गई एसआईटी टीम है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है और ऐसे में तीनों आरोपियों का लाई डिटेक्टर टेस्ट और नार्को टेस्ट किया जाएगा ताकि सच का खुलासा किया जा सके। और अब रुक करेंगे ताबड़तोड़ खबरों का। उत्तर प्रदेश में मदरसा शिक्षा परिषद सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्नातक और प्रस्नातक की परीक्षा 17 मई से 24 मई तक होगी शुरू। प्रदेश के 73 जिलों में 539 परीक्षा केंद्र बनाए गए। परीक्षाएं सुबह 8 बजे से 11 बजे तक होगी शुरू। बांदा में 7 साल की मासूम बच्ची से दरिंदगी। हैवान ने मासूम बच्ची को बहला फुसलाकर किया दुष्कर्म। मासूम बच्ची के परिजनों से बताई आप बीती। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को किया गिरफ्तार। आगरा में टोरेंट की बड़ी लापरवाही के चलते ताजमहल की बत्ती हुई गुल। सुरक्षा पर उठ रहे सवाल। बरेली में मामूली विवाद के बाद दो पक्षों में जमकर हुई गाली गलौज और मारपीट। गाली देने का विरोध करने पर दबंगों ने नदीम को पीटा। गाली गलौज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पीड़ित की शिकायत पर आरोपियों ने खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। सहारनपुर में पूछताछ के लिए थाने लाया गया। नाबालिग नहर में कूदा हुआ लापता। परिजनों ने पुलिस कस्टडी में हत्या का आरोप लगाकर थाना घेरा। सूचना मिलते ही वरिष्ठ बसपा नेता इमरान मसूद और पूर्व राज्य मंत्री सरफराज खान भी थाने पहुंचे। बांदा में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलटी। हादसे में कार सवार 4 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। स्थानीय और पुलिस ने आनन फानन में जिला अस्पताल में कराया भर्ती। घायलों का जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। अमेठी में जिलाधिकारी के निर्देश की खुलेआम उड़ रही धज्जियां। मरम्मत के अभाव में हैंडपंप उगल रहा बालू और मिट्टी का घोल। प्रचंड धूप और उमस भरी गर्मी, एक के बाद एक बूंद पानी को तरस रहे लोग। जिले हनुमानगढ़ी मंदिर का है पूरा मामला। कुशीनगर में भाजपा और सपा के पूर्व प्रत्याशियों के बीच मारपीट। नगर पंचायत अध्यक्ष पद के थे दोनों प्रत्याशी। मारपीट में समर्थक और परिजन हुए जख्मी। भाजपा प्रत्याशी ने सपा प्रत्याशी पर लगाया आरोप। पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। अन्य फरार। हनुमानगंज थाना क्षेत्र के छितौनी नगर पंचायत का मामला। अंबेडकर नगर में अश्लील हरकत कर रहे रिक्शा चालक की पिटाई। रिक्शा में बैठी छात्रा के साथ कर रहा था अश्लील हरकत। छात्रा ने मचाया शोर। स्थानीय लोगों ने चालक को पकड़ा। लोगों ने अर्धदंग कर चालक को सड़क पर घुमाने का वीडियो वायरल। अकबरपुर क्षेत्र के शहजादपुर फुवारा तिराहे का मामला। इटावा के रहने वाले एक ही परिवार के 4 लोगों की फतेहपुर सड़क हादसे में हुई मौत। शादी समारोह में शामिल होने गए थे सभी लोग। बीजेपी विधायक ने पहुंचकर परिजनों को बंधाया ठांठे।
बांदा में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बाइक सवार की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। मृतक युवक की नहीं हुई है शिनाख्त। डॉक्टर ने मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाकर पुलिस को दी सूचना। एटा में डीजे पर गाना बजाने को लेकर घराती और बाराती आपस में भिड़े। पुलिस ने दूल्हा सहित 3 लोगों को किया गिरफ्तार। कोतवाली नगर के एसएएस फार्म हाउस का है मामला। इटावा के एक ट्रांसफार्मर में अचानक लगी भीषण आग। इलाके में मचा हड़कंप। फायर ब्रिगेड के मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। बाराबंकी में दर्दनाक सड़क हादसा। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवकों को रौंदा। 3 की मौत। झांसी में सवारियों से भरी टैक्सी हादसे का शिकार। अनियंत्रित होकर टैक्सी पलटी। हादसे में 6 लोग घायल। बांदा में चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार। अवैध असला लेकर घूम रहा था युवक। पुलिस ने अवैध कारतूस और तमंचा किया बरामद। अमेठी में पुरानी रंजिश के चलते 2 भाइयों में जमकर चले लाठी डंडे। झगड़े में धारदार हथियार का इस्तेमाल। 3 लोग घायल। बाराबंकी में अचानक कार में लगी आग। कार में गैस रिफिलिंग में रिसाव को बताया हादसे का कारण। कार पूरी तरह जलकर राख। बरेली में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। दबंगों ने रोड जाम कर थाने के सामने की मारपीट का वीडियो वायरल। डेनमार्क और चीन एम्बेसी की टीम कुरारा के देवीगंज पहुंची। जल जीवन मिशन योजना के कार्यों का कर रही स्थलीय अवलोकन। टीम का किया गया भव्य स्वागत। मैनपुरी में किशोरी की जिंदा जलाकर हत्या का मामला। अभियुक्त अंकित को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गंभीर रूप से जली हुई किशोरी को जिला अस्पताल लेकर पहुंचा था अभियुक्त अंकित। युवक लगातार किशोरी से करता था छेड़छाड़। अमरोहा में किसान को वकील ने जमकर पीटा। लात घूंसों से की पिटाई। किसान हुआ घायल। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कानपुर में बिठूर थाना क्षेत्र के टीकरा में किसान ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। सूत्रों के अनुसार बीती रात जेवर के बंटवारे को लेकर परिवार में हुआ था विवाद। ग्राम प्रधान ने बताया मृतक की दिमागी हालत पहले से ही थी खराब। तो वही देहरादून में कृषि विभाग ने मिलेट्स महोत्सव के नाम पर करोड़ों खर्च कर दिए, लेकिन ओलावृष्टि और भारी बारिश के चलते बागवानी और कृषि को जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा अभी तक तय नहीं किया है। इस बार जब जनता टीवी ने कृषि निदेशक से सवाल किया तो उन्होंने बेतुका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आज का विषय बागवानी और भारी बारिश है, बारिश नहीं। कृषि निदेशक ने इस बेतुके बयान पर कांग्रेस ने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि मिलेट महोत्सव के नाम पर तो करोड़ों बहाए जा रहे हैं, लेकिन जिन किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है उनका अभी तक मुआवजा तय नहीं किया गया है। ये एक बड़ा सवाल है। इस बयान से साफ है कि किसान के प्रति विभाग के अधिकारी कितने जिम्मेदार हैं। पहले जरा आप कृषि निदेशक के इस बेतुके बयान को सुनिए। सरकार आज मिलेट्स के ऊपर या मोटे अनाज के ऊपर डिस्कशन कर रही है। अच्छा, दूर ग्रामीण क्षेत्र में ओलावृष्टि से, बेमौसमी बारिश से उद्यान को और कृषि को कितना नुकसान हुआ। गेहूं सड़ रहा है खेत में लोगों के, उसका कोई आकलन नहीं है। मसूर की दाल नहीं हो पाई, उसका कोई आकलन नहीं है। पेड़ों में सेब के बगीचे बर्बाद हो गए, अखरोट के बगीचे बर्बाद हो गए। सरकार का उस ओर कोई ध्यान नहीं है। सरकार अगर किसानों की हितैषी होती तो सबसे पहले उनका जो नुकसान का आकलन करती और उनका जो भी मुआवजा बनता वो देती। केवल ये दिखावे के लिए है। 5 स्टार कल्चर की तरह से काम करके नहीं होगा, उनको धरातल में काम करना पड़ेगा। ये विषय नहीं है आज का। ये विषय आज मिलेट महोत्सव का विषय है, इसलिए बारिश और बागवानी को लाने की आवश्यकता नहीं। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।